छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। बिलासपुर से खबर आ रही है, तेज आवाज में डीजे बजाने का जो मामला है, इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। त्योहारों और विवाह समारोह में डीजे बजाने का जो मामला है, इस मामले में रायपुर के कलेक्टर और एसपी को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और अवमानना का यह नोटिस जारी किया गया है। तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से पहले ही इस बारे में पहले से ही आदेश जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं कि बारात हो या नाच गाना हो या कुछ और हो, उस पर तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, इस पर यह नोटिस जारी किया गया है। ध्वनि प्रदूषण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर यह अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ नागरिक समिति ने दरअसल रायपुर कलेक्टर और एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले पर सुनवाई की हाईकोर्ट ने और अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं। विनोद, ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर उल्लेख है कि कहां क्या होना चाहिए और कितने स्तर का होना चाहिए। इसको लेकर अगर नहीं होता है तो कार्रवाई भी करनी होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए ये याचिका लगाई गई थी और अब कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है रायपुर कलेक्टर और एसपी दोनों को। बिल्कुल पुनीत, इस मामले में बता दें अपने दर्शकों को कि इस मामले को लेकर के नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो डीजे हैं वो जो ध्वनि मापक यंत्र हैं उनके लिहाज से नहीं बजाए जाते हैं। कहीं कहीं भी जो टाइम एक निर्धारित होता है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता और खासतौर पर बच्चे हों बूढ़े हों उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसके साथ ही साथ जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी काफी ज्यादा फैलता है। उसी को लेकर के जनहित याचिका दायर की गई थी और उसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देशित किया गया था कलेक्टर और एसपी को कि इस बात को सुनिश्चित करें कि इस तरह की स्थितियां ना पैदा हो और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइन भी तय की गई थी कि अगर मान लीजिए किसी को कार्यवाही के दौरान पकड़ा जाता है, डीजे संचालक को या जिसमें डीजे लगाया गया उस वाहन को अगर जब्त किया जाता है और अगर दोबारा फिर से वही लोग करते हैं तो बगैर कोर्ट की सुनवाई में उन्हें ना छोड़ा जाए। ये तमाम तरह की गाइडलाइन जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन देखने में यही आ रहा था कि उसके बाद भी जब कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस बात का पालन होना चाहिए और जब ये बात का पालन नहीं हो रहा था उसके बाद ये नागरिक संघर्ष समिति है उसके द्वारा फिर से अवमानना याचिका दायर की गई और तमाम तरह के बिंदु जो है वो रखे गए कोर्ट में और उसके बाद जो डबल बेंच में सुनवाई हुई उसमें ये आज अवमानना नोटिस जो है वो जारी किया गया है कि दोनों कलेक्टर एसपी और कलेक्टर को कि आखिर उनके द्वारा इस बात पर निश्चित क्यों नहीं किया गया कि जो निर्धारित मापदंड हैं उसके तहत डीजे के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, उनके वाहन संचालकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। तब एक निश्चित समय अवधि दी गई है कि वह अवमानना नोटिस का जवाब दें। उसके बाद आगे अब देखना होगा कि चूंकि कब तक का जवाब देने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से। देखिए, अवमानना नोटिस के तहत अब ये नोटिस जारी किया गया है, हालांकि अभी कॉपी अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त है पुनीत, तो बहुत और स्पष्ट जानकारी सामने आ पाएगी कि क्या कुछ नोटिस में कहा गया और कब तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है और ऐसे में अगर ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं है हो रही है तो कोर्ट में ये पूरा मामला गया, कोर्ट ने मामले में सुनवाई की, अवमानना नोटिस जारी किया है रायपुर के कलेक्टर और एसपी दोनों को। बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की करते हैं। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार पोटकपल्ली गांव जो है वो रोशन हुआ। ये पहला मौका है देश की आजादी के बाद, ये पहला मौका जब गांव रोशन हुआ है और उस वक्त की तस्वीरें जरा देखिए, खुशी इन चेहरों पर देखिए, उत्साह इन चेहरों पर देखिए। सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं, हुजूम और मजमा यहां लोगों का देखिए कि बल्ब जब जला तो देखिए कितनी रोशनी यहां हो गई और चेहरों पर इस बल्ब की रोशनी ने मुस्कान बिखेर दी, क्योंकि इस रोशनी का इंतजार 75 सालों से इन लोगों को बना हुआ था। गांव के 33 घरों में बिजली पहुंच गई है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यह पूरा गांव रोशन हो पाया है।
कैंप बनने के बाद से प्रयास शुरू कर दिए गए थे और 6 महीने पहले ही यहां पर कैंप बना था। यानी कि जो विकास की जो बात कही जाती है नक्सल प्रभावित इलाकों में खास तौर पर, तो जवान वहां पहुंचे, कैंप बनाया गया और उसके 6 महीने के भीतर यहां देखिए कि विकास की धारा बह निकली और ये रोशनी जो है इनके चेहरे पर मुस्कान जो नजर आ रही है वो इस रोशनी की वजह से है और रोशनी में बिल्कुल साफ नजर भी आ रही है। ग्रामीणों ने जवानों के इस काम की तारीफ भी की। लाइट आ गया पोटकपल्ली में। तो गजब का ये नज़ारा आप देखिए, आप और हम जब घरों में बल्ब जलाते हैं तो अब तो ये नज़ारा नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ ये रोशनी, बल्ब की रोशनी क्यों अहम है इस बात को समझिए, क्योंकि ये 75 साल लग गए यहाँ पर इस रोशनी को पहुँचने में। आपके घरों में, हमारे घरों में कुछ देर बिजली चली जाती तो हम परेशान होते हैं, लेकिन ये 75 सालों से ऐसे ही हालात का सामना कर रहे थे। अंबिकापुर से बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय ठग गिरोह पर शिकंजा कसा गया। 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। 16 मोबाइल, लैपटॉप और नकली सामग्री इनके पास से बरामद हुई है। नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं को ये शिकार बनाते थे। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। तीन आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। 16 मोबाइल, लैपटॉप और नकदी इनके पास से बरामद हुई है। लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर इनको शिकार बनाते थे, इनको ठगने का काम ये करते थे। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर। दुर्ग जिले में लंपी वायरस की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिन मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं उनमें लंपी वायरस है कि नहीं पुष्टि नहीं हो पाई। इसकी जांच के लिए सैंपल भिजवाए गए हैं। रिपोर्ट आएगी, इसके बाद पुष्टि हो पाएगी। दुर्ग के कई क्षेत्रों में लंपी वायरस के संदिग्ध मवेशी पाए गए हैं। एक की मौत भी हो चुकी है। अभी यहाँ पे लंपी का जो है आइडेंटिफाई एक ही का हुआ है। आइडेंटिफाई मतलब ये है कि अभी उसमें पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि होगी तभी हम बता पाएंगे। सैंपल उसके 4 के भेजे गए हैं, जिसको मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि भाई 4 का हमने सैंपल भेजे हैं, लेकिन अभी पुष्टि एक की भी नहीं हुई है। और उसमें जो है जानवर कुछ ठीक भी हो गए, जैसे कांति भाई के यहाँ का है वो जानवर ठीक हो गया है। बता रहे हैं कहाँ भेजे और कब तक रिपोर्ट आ गई? ये रायपुर में भेजा है स्टेट लैब में, और ये अभी रिपोर्ट जो है भोपाल उसको जाएगा आज, और उसको तुरंत रिपोर्ट जो है उसको। बिलासपुर के बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला सेशन कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विराट सराफ अपहरण फिरौती वसूलने के लिए किया गया था। आरोपियों ने विराट के पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मामले में बड़ी मां और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था। सकुशल बच्चे को बरामद किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अनिल सिंह, सतीश शर्मा, राजकिशोर सिंह, नीता सराफ और हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। समर्थन किया और जिसके बाद घटना पूरी तरह से प्रमाणित होने के बाद ही माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस प्रकरण में सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। और अर्थदंड वगैरह उस संबंध में अभी कॉपी अप्राप्त है, तो वो उसमें क्लियर होगा कॉपी मिलने के पश्चात। मुंगेली से खबर, यहां जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बालानी चौक इलाके में सड़क किनारे किए गए बेजा कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान अवैध निर्माण को तोड़ा गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई। रिसेंटली माननीय सांसद महोदय जी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि नगरीय क्षेत्र में जो यातायात की व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, जिसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के ज्वाइंट सहयोग से
आज कार्रवाई की गई है मुंगेली एसडीएम के नेतृत्व में। इसके पीछे मंशा यही है कि रोड ट्रैफिक कंजेशन ना रहे और जो व्यापारी हैं अच्छे से अपना व्यापार। जांजगीर चांपा की अब बात करते हैं। यहां पर सरकारी विभागों पर 75 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है और इसे वसूलने के लिए बिजली विभाग की तरफ से संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी है। बिजली विभाग के अधिकारी के मुताबिक नोटिस भेजने के बाद भी बिल का भुगतान नहीं होने पर संबंधित सरकारी दफ्तरों का बिजली का कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी करेंगे। कुल मिलाकर जिले में 177 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। इसे वसूलने के लिए बड़े बड़े बकायेदारों की लिस्ट बनाकर विद्युत कनेक्शन काटे जाने की तैयारी की जा रही है। अब काटे जाएंगे नहीं जाएंगे ये अलग बात है। की कनेक्शन का तो जैसे जांजगीर जिला में हमारे शासकीय कनेक्शन में लगभग 75 करोड़ के आसपास बकाया राशि है। तो बकाया राशि के लिए विभाग के अधिकारियों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि बकाया राशि का भुगतान करें कहकर, साथ ही एक नोटिस भी दे रहे हैं कि बकाया राशि का भुगतान किया जाए। निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया बकाया राशि का भुगतान कर देवें। अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो लाइन का डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे परेशानी आप लोग को ज़्यादा। रायपुर में एक महिला से 75 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला आया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हस्तरेखा देखने के नाम पर उज्जैन से आए 2 लोगों ने महिला के साथ ठगी की। पीड़ित रेखा साहू की शिकायत के मुताबिक जून के महीने में महिला अपने परिवार के साथ उज्जैन दर्शन करने गई थी। इस दौरान यहां पर आरती और आशुतोष नाम के शख्स से उसकी मुलाकात हुई। झांसे में लेकर महिला को कहा कि वो हस्तरेखा देखते हैं। उसके परिवार पर बुरा साया है। डर कर महिला ने आरोपियों से उपाय पूछा। रायपुर आकर इससे छुटकारा दिलाने की बात कही और नकदी सोना चांदी को दोगुना करने का लालच दिया। झांसे में आकर पीड़ित रेखा साहू ने बलौदा बाजार कसडोल के रहने वाले अपने रिश्तेदारों से भी ज्वेलरी नकदी समेत 42 लाख रुपए लिए और अपने घर में रखे हुए 75,50,000 रुपए लेकर आरोपियों को दे दिए। बस्ती में एक ठगी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें प्रार्थिया अपने परिवार के साथ उज्जैन गई हुई थी। वहाँ उसको कुछ लोग मिले जो ज्योतिषाचार्य के रूप में थे। उन्होंने बताया कि आपके ऊपर काला साया है और कुछ आपके पास जो भी रुपए हैं, सोना चांदी है, उनको अगर पुटली बना के रख लेंगे तो 1 महीने में ये दुगुना हो जाएगा। ऐसे ही उनको झांसा दे करके उनके यहाँ के गहने, सोना चांदी और 42 लाख रुपए लगभग, कुल लगभग 75 लाख रुपए का सामान और नकदी उस पोटली में बांध के दे दिए थे। 1 महीने बाद जब खोल के देखे तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें फर्जी सामान था, नकली सामान था। पैसे और रुपए, सोना चांदी गायब हो गए थे, जिस पर शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। अंबिकापुर की बात, जहां पर भखुरा गांव में हाथियों ने एक महिला को कुचल दिया। महिला की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हाथियों के होने की सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम देर से पहुंची। इसकी वजह से एक ग्रामीण को जान गंवानी पड़ गई। है ना, कोई तरफ से भी आता है बिचरते हुए, तो किसी को पता ही नहीं चलता है। और हम लोग जो है बारीक में जो है सुअर खाता है, पूरा 1 दिन में खा जाता है। उसको जो है रात में जाकर रखवाली करते हैं। और हाथी आता है, उसको हमको पता ही नहीं था कि कहाँ पर से हाथी आया। एक के बार आके जहाँ सो रहे थे वहीं पहुँच गया और जो है के बाद दबोच दिया कि हम लोग भी घर से बाहर रखवाली कर नहीं सकते हैं। और वो बाहर निकलते हैं, हाथी का डर रहता है और वो नहीं रखवाली निकलेंगे तो सबको खा जाता है सुअर। वन विभाग के लोग आते हैं यहाँ पर, तो कभी कभी आते हैं बीच बीच में, आखिर नहीं आते हैं। जो हाथी आता है कोई तरफ से भी आता है तो उन लोगों को पता है तो सूचना नहीं करते हैं। विभाग वाला जो है हाथी की सूचना हमको नहीं दिए, इसलिए हाथी जो है चक्का आ गया और हम जो मकई की रखवाली कर रहे थे वहाँ पर चक्का पहुँच गया। उनको सूचना रहता है? सूचना रहता है नहीं रहता उसको हमको पता नहीं है, वन विभाग वाला, लेकिन हम लोग को। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ये नर्स हत्याकांड सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है और त्रिकोणीय प्रेम संबंध इसके पीछे वजह बताई है। पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नर्स के दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग से दरअसल नाराज था और इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। गुनाह भी कबूल कर लिया, ऐसा पुलिस कह रही है।
23 सितंबर है आज, और आज दिन और रात बराबर होता है। ऐसा साल में केवल 2 बार होता है। सूर्य जब भूमध्य रेखा से गुजरता है तब ये हालात बनते हैं। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्र के मुताबिक पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। इसके कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर 2 ही ऋतु होती हैं, एक शीत और दूसरी ग्रीष्म। इसके कारण आज दिन और रात बराबर होंगी। देखिए, एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अभी नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर में था। अभी थोड़ा सा इसका जो लो प्रेशर एरिया है वो ख़त्म हुआ है, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी चीज़ है कि एक द्रोणिका है जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उससे लगे सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से लेकर के पंजाब तक एक द्रोणिका था जिसकी ऊंचाई काफ़ी है। 3.1 किलोमीटर होने के कारण से प्रदेश में ये बारिश आग का शिकार हुआ व्यक्ति अब फिर से सामान्य जीवन जी सकेगा। मध्य भारत में पहली बार भिलाई के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्किन बैंक की शुरुआत की गई। स्किन बैंक अपने आप में कई खूबियों को समेटे है। आग सिर्फ शरीर की त्वचा को नहीं झुलसाती बल्कि आत्मा को भी जला देती है। जीवन तो मिलता है लेकिन उसमें शामिल होती हैं सिसकियां। बस इन्हीं सिसकियों और घुटन से मुक्ति का नाम है भिलाई का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की बर्न यूनिट में बना स्किन बैंक, जहां दान में मिली स्किन से झुलसे हुए लोगों को नई जिंदगी दी जा रही है। मध्य भारत के इस पहले रजिस्टर्ड स्किन बैंक शुरू होने से गंभीर किस्म से जले मरीज जिनमें खुद की त्वचा नहीं होती है उसको तो लगभग जीवनदान मिलेगा, क्योंकि उसका अपना स्किन नहीं रहता है। तो उसके ना होने से स्किन शरीर के सारे आवश्यक पदार्थ, चाहे प्लाज्मा हो, ब्लड हो, वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। जेएलएन हॉस्पिटल में डॉक्टर धाबड़े और उनका स्टाफ आधुनिक तकनीक की मदद से 5 साल तक स्किन को पूरी तरह सुरक्षित रखने में सक्षम है। स्किन को जैसे ही डेड बॉडी से यहाँ पर लेके आया जाता है तो यहाँ पर एक स्पेशल केमिकल के ज़रिए, क्योंकि किसी भी सेल को हम अगर फ्रीज़ करते हैं तो उसको ज़िंदा रखा जा सकता है लंबे समय तक, लेकिन उसके इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलेज जो होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियलाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, तो ये सब नष्ट होने की संभावना होती है फ्रीज टेम्परेचर के दौरान। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें एक शेकिंग इंक्यूबेटर के द्वारा उसके अंदर लिक्विड ग्लिसरॉल इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेल के अंदर वो लिक्विड ग्लिसरॉल जाता है जिससे इंट्रासेलुलर डैमेज नहीं होता है और इस तरह से उस सेल को 5 वर्ष तक प्रिजर्व किया जा सकता है। मध्य भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के चिकित्सालयों में पहला स्किन बैंक भिलाई के जेएलएन हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। हाल ही में 85% झुलस चुके मरीज का सफल स्किन प्रत्यारोपण किया गया। 85% जल गया था। 1 जून 2022 को बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। इसके दौरान मैं ठीक हूँ और ज़्यादा जलने के कारण स्किन नहीं मिल पा रहा था, तो स्किन बैंक ने मेरे दूसरा जन्म दिया। आजादी के अमृत महोत्सव में इस बैंक की शुरुआत की गई। मकसद पैसे कमाना नहीं, दुआएं इकट्ठा करना है। ये छत्तीसगढ़ एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हॉस्पिटल्स का ये पहला मान्यता प्राप्त स्किन बैंक है और इस स्किन बैंक के खुलने से हमारे जो गंभीर रूप से जले हुए जो मरीज आते हैं, बर्न के जो पेशेंट्स आते हैं, उनके इलाज में बहुत सुविधा मिलेगी। जिसको स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है और हमें स्किन नहीं मिल पाती है, उनके इलाज में बहुत सुविधा मिलेगी। स्किन दान के दौरान यह भी ख्याल रखा जाता है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, लिहाजा सिर्फ शरीर के 7वें हिस्से की स्किन पैर और पीठ से ली जाती है। जो मरीज जो आई डिग्री ऑफ बर्न्स और एक्सपैंडेड बर्न्स 80%, 70% जिसमें स्किन बचता ही नहीं है, जो जले हुए मरीज रहते हैं, उनको
ये जो स्किन बैंक एक वरदान के रूप में है। भिलाई की ये बर्न यूनिट पूरे प्रदेश के लिए वरदान से कम नहीं। हम भी अपील करते हैं कि स्किन दान के जरिए आप भी किसी और को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उसे जीने का मौका दे सकते हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। कोंडागांव में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने गोद लिए हुए गांव सल्फीपदर में महिलाओं से मुलाकात की और उनके द्वारा जंगल बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। काली मिर्च की खेती की तारीफ की, कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। औद्योगिक पार्क के तहत सल्फीपदर और लंजोड़ा को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। दीपम ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ है राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। इलाज के नाम पर तामझाम, गारंटी ना कर दे काम तमाम, उपचार के नाम पर बड़ी बड़ी बातें, अज्ञानता का फेर, फर्जी वादे, नहीं चलेगा फर्जी वाले का खेल। न्यूज़ 18 कसेगा नीम हकीमी पर नकेल। बहुत जल्द सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।